नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 72वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहीं पर कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो और आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। साथ ही अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, बुरांस वृक्ष में फूलों के खिलने का समय क्या होता है? देखिए, बुरांस आप जानते हैं उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है और इसमें फूल लगने का समय कब है? यह है फरवरी से अप्रैल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। अगर बुरांश के फूल पूछेगा तो आप फरवरी से अप्रैल बताएंगे, और जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, उसके खिलने का समय पूछेगा तो आप जुलाई से सितंबर बताएंगे। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहां पर बुरांश के बारे में। बुरांश को 1974 में संरक्षित वन घोषित किया गया था, यह भी याद रखना है। बुरांश का वनस्पतिक नाम पूछा जाता है तो रोडोडेंड्रॉन और अर्बोरियम इसका वनस्पतिक नाम है। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इसके अलावा जो बुरांश होता है, इसके फूलों का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है, चटक लाल रंग का होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है, जो चटक लाल होता है, बहुत ज़्यादा लाल, वो धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। और 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो बुरांश मिलते हैं वो सफ़ेद बुरांश हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, किस चंद शासक ने ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करी थी? तो देखिए, ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति किसके द्वारा शुरू की गई? वो था प्रथम चंद शासक सोमचंद। ठीक है, सोमचंद ने ही गांवों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति शुरू करी थी। अगर आपको पूछा जाए किस चंद राजा ने सबसे पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था, ठीक है, चंद राजाओं में पहला भूमि बंदोबस्त रतन चंद ने करवाया था, तो यह भी आपको याद रखना है। और अगर पूछेगा बूढ़ा या सयानों की नियुक्ति किसने शुरू करी, वो था प्रथम चंद राजा सोमचंद। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका कौन थी? देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका, इनका नाम है ऑप्शन सी बसंती बिष्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आयोग पूछता है, तो आपको इनको याद करते हुए चलना है। जो आपको आते हैं उनको रिवाइज कीजिए, जो नहीं आते हैं उनको एक नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो सके। एक जैसे क्वेश्चन आपके एक जगह पर आपको मिल सके रिवीजन के लिए। उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका कौन है? बसंती बिष्ट। इनकी एक रचना है जो आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा जा सकता है, नंदा के जागर। पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो यह है बसंती बिष्ट की। ये तो हमने बात करी उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका। अगर प्रश्न बने उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका कौन है, तो वो है कबूतरी देवी। ठीक है, जागर गायिका आपकी बसंती बिष्ट हैं, लोक गायिका पहली वो है कबूतरी देवी। और अगर पूछा जाए उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्राही कौन है, तो वो है भागीरथी देवी। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम मैंने आपको बताए, तीनों अपने अपने फील्ड में उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, केम्प्टी जलप्रपात पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? केम्प्टी जलप्रपात हमने देखा ये मसूरी में है, जनपद पूछेगा तो केम्प्टी जलप्रपात आपके टिहरी जनपद में पड़ता है। इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया पूछा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2003 में केम्प्टी जलप्रपात पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डाक टिकट को देख लेते हैं। 2003 में केम्प्टी जलप्रपात पे हुआ, इसके साथ साथ 2003 में ही बद्रीनाथ के ऊपर भी, जो बद्रीनाथ धाम है, इनके ऊपर भी एक डाक टिकट जारी किया गया। कब? 2003 में। 2001 में केदारनाथ पे डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा 2004 में नैन सिंह रावत के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। 2005 में किसी के ऊपर नहीं हुआ। फिर 2006 आता है, 2006 में रूपकुंड के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ।
तो ये आपको पूरा क्रम याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2000 की। 2000 में जो देहरादून रेल है इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 2000 में। 2001 में हमने देखा केदारनाथ धाम पे हुआ। 2002 में गुरुकुल कांगड़ी पे हुआ, इसको भी लिख देना, ठीक है। 2002 में गुरुकुल कांगड़ी। 2003 में केम्प्टी जलप्रपात और बद्रीनाथ। 2004 में नैनसिंग रावत और 2006 में रूपकुंड। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा थांगला दर्रा किस जिले को जोड़ता है। थांगला दर्रा आपके जोड़ता है उत्तरकाशी को तिब्बत से, ठीक है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ता है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको याद रखनी है, ऊपर हमने जो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश को देखा, तो उसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ है। बुरांश के ऊपर डाक टिकट 1977 में जारी हुआ था, ठीक है। तो यहीं पर आप इसको भी लिख लीजिए। जो मोनाल पक्षी है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, उसके ऊपर 1975 में डाक टिकट जारी हुआ। और ब्रह्मकमल इसके ऊपर 1982 में डाक टिकट जारी हुआ। तो इनको भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब करी गई थी। देखिए जो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ये किस जनपद में पड़ता है पूछा जा सकता है, तो ये आपके बागेश्वर में है, ठीक है। वैसे ये बागेश्वर और कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ में भी पड़ता है, लेकिन मुख्यतः ये कहाँ माना जाता है, बागेश्वर में इसको माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी लोकेशन पूछेगा आप बागेश्वर बताएंगे। 1977 में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, 1972 में आप जानते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंदर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना होती है चमोली में। तो ये कब बना, 1972 में, ठीक है, कस्तूरी मृग विहार, ठीक है। इसके अलावा 77 में हमने देख लिया। 82 में आप जानते हैं चमोली के ही कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना होती है 82 में। और 86 में पिथौरागढ़ में आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है। तो ये चारों एक साथ आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है। पटना जलप्रपात आपके ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन के साथ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको आपको जरूर लिखते हुए चलना है, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन एक जगह पर कवर हो जाते हैं। तो आपको लिंक करके पढ़ने में आसानी होती है, जो इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा है। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है। देखिए गंगोरी नामक जगह पर भागीरथी से किस नदी का संगम होता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, ठीक है, इसी प्रकार का। गंगोरी नामक जगह पर भागीरथी से असीम गंगा का संगम होता है, कहीं पर इसे असी गंगा भी लिखा गया है। तो एक ही बात है, असीम गंगा बोले या असी गंगा। इन दोनों का संगम कहां होता है, इन दोनों का संगम होता है गंगोरी नामक जगह पर जो उत्तरकाशी में है। और मैंने जो अभी कहा कि ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था, वहां पर यह पूछा गया था कि भागीरथी और जाड़गंगा इन दोनों का संगम कहां होता है। तो जब इन दोनों का पूछ सकता है, आने वाले टाइम पे इन दोनों का भी पूछ सकता है। भागीरथी और जाड़गंगा इन दोनों का संगम आपके उत्तरकाशी में भैरव घाटी में होता है, ठीक है। जाड़गंगा को हम जानवी नदी भी कहते हैं। असीम गंगा और भागीरथी का संगम हमने देखा गंगोरी में होता है। और ये जो आकाश गंगा है ये आपके जब भागीरथी गौमुख से निकलती है और गंगोत्री तक आती है, तो उन दोनों के बीच में आकाश गंगा भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है। और भैरव घाटी में जब जाड़ गंगा का संगम होता है भागीरथी से, उसके बाद भागीरथी में केदार गंगा भी मिल जाती है। चलिए ये भी आपको याद रखना है, क्रम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कफरकोट गुफा किस जनपद में स्थित है। देखिए कफरकोट गुफा है, ये कपकोट नहीं है। कपकोट तहसील आपके बागेश्वर में है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। कपकोट होता तो आप बताते बागेश्वर। कपकोट तहसील बागेश्वर में है और पेपर में पूछी जा चुकी है। यह है कफरकोट गुफा जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा, किस जनजाति द्वारा बजहर त्योहार मनाया जाता है? देखिए बजहर त्योहार ये कौन सी जनजाति मनाती है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, थारू जनजाति के द्वारा बजहर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और थारू जनजाति ही होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य भी करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बजहर त्योहार किसका है? थारू जनजाति का। अगर हम बात करें राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार की, तो गोरा अट्ठावली आपने एक त्योहार पढ़ा होगा, वो किस जनजाति का है? राजियों का है। ठीक है, गोरा अट्ठावली। इसके अलावा अगर मैं कुछ त्योहारों की बात करूं, जैसे चैती, नोबी, ठीक है, ढलिया, ये सब क्या हैं? ये सब त्योहार हैं। गोटरे, ये सब त्योहार किसके हैं? बोक्सा जनजाति के। और ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, आपको ये नाम दिए गए थे और पूछा गया था ये किस जनजाति के त्योहार हैं? बोक्सा जनजाति के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल में विल्सन कॉटेज कब बनवाया था? देखिए हर्सिल के अंदर विल्सन कॉटेज किसने बनवाया था? फ्रेडरिक विल्सन ने, जिसे पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है, और वहां की जनता, जो स्थानीय जनता थी, इसे राजा विल्सन भी कहते थे। ठीक है, इसने यहां पर इस तरीके से बिजनेस किया था, लकड़ियों को जल मार्ग से इसने ढोना शुरू किया था और इतना पैसा इसने बना लिया था कि अपने नाम के सिक्के इसने यहां पे जारी कर दिए थे। ठीक है, इस क्षेत्र में यहीं पर इसने विल्सन कॉटेज बनवाया। कब? 1864 में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, हर्शिल के अंदर सेब के बागान लगाने का श्रेय भी इसी को जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को। इसी के नाम पर सेब की एक प्रजाति भी है जिसे हम विल्सन प्रजाति कहते हैं, तो वो भी इसी के नाम पर है। कई बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना दे कि विल्सन प्रजाति किस फल की है, तो ये सेब की है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, हर्शिल में आलू की खेती शुरू करने का श्रेय भी फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। ठीक है, आलू की खेती वैसे हैरी बर्जर के द्वारा शुरू की जाती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछेगा हर्शिल में किसने शुरू करा, तो उसका श्रेय भी फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध हिडिंबा धाम कहां स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन हम कई बार इसको कर चुके हैं, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि एक ही नाम जैसे हैं सारे के सारे, लेकिन अलग अलग जनपदों में हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं इनको नोट करते हुए जरूर चलें। देखिए हिडिंबा धाम पूछा जा रहा है, हिडिंबा मंदिर नहीं पूछा जा रहा। हिडिंबा धाम आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगर यहां पर हिडिंबा मंदिर पूछा होता तो हम बताते चंपावत में। ठीक है, हिडिंबा मंदिर पूछे या हिडिंबा आश्रम, ये दोनों आपके चंपावत में स्थित हैं। और अगर हिडिंबा पर्वत पूछा जाए कि हिडिंबा पर्वत कहां है, तो वो नैनीताल में है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हिडिंबा धाम ये कहां है? चमोली में। मंदिर और आश्रम ये दोनों कहां हैं? आपके चंपावत में। और हिडिंबा पर्वत कहां है? नैनीताल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब की गई थी? देखिए कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी, इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है जो कुमाऊं भाबर खेतिहास न्यास निधि थी उसका गठन कब किया गया। ठीक है, जो निधि थी उसकी स्थापना कब की गई, आपने वो कमेंट करके बताना है। हाल ही में यूके एसएससी के द्वारा उस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी पुस्तक है? एक प्रसिद्ध किताब है बद्रीदत्त पांडे और उनका युग, और ये किताब लिखी है यहां पर डॉक्टर शेखर पाठक ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को किस वर्ष साइलेंस जोन घोषित किया गया था? तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो 500 मीटर का क्षेत्र है, चारों ओर का 500 मीटर का क्षेत्र, उसे साइलेंस जोन ये घोषित किया गया था 2012 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर ऐसा प्रश्न बने कि यहां पर जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स थी एसटीपीएफ, इसका गठन कब किया गया, तो ये 2013 में बनाई गई। ठीक है, और साइलेंस जोन उससे एक साल पहले 2012 में बनाया गया। तो दोनों आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट है हमारा द पंडित पुस्तक किसकी रचना है। एक और प्रसिद्ध किताब है द पंडित, और ये रचना किसकी है, डेरिक वॉलर की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए जो ये रचना है द पंडित, ये रचना नैन सिंह रावत के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, उन्होंने नहीं लिखी है, उनके बारे में ये किताब है। लिखी किसने है, डेरिक वॉलर ने, ठीक है। आप जानते हैं नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर एक किताब है जिसका नाम है द पंडित। मौलिक पंडित किसको कहते हैं, मौलिक पंडित नैन सिंह रावत को कहा जाता है। इसके अलावा इनको देसी राज्यों का साथी भी कहा जाता है, ठीक है, तो नैन सिंह रावत को देसी राज्यों का साथी भी कहते हैं, मौलिक पंडित भी इनको कहा जाता है। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप यहीं पर दूर कर लीजिए। मौलिक पंडित पूछेगा तो नैन सिंह रावत, और गोरा ब्राह्मण पूछेगा तो जिम कॉर्बेट, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और एक और चीज, इनकी भी एक किताब है नैन सिंह रावत की, उसका नाम है अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण किताब इन्होंने लिखी है। चलिए नेक्स्ट है तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब लागू किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा मैंने यहां पर चेंज किया है। वहां पर पेपर में यह पूछा गया था कि पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम बनाए कब गए थे, ठीक है, और मैंने यहां पर पूछा है इसको लागू कब किया था, तो दोनों में अंतर है। ये जो नियम थे ये बनाए गए थे 1897 में, जो उस क्वेश्चन का आंसर था जब पेपर में पूछा गया। आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको पूछे इन नियमों को बनाया तो 97 में था, लागू कब किया गया। इन नियमों को लागू 1906 में किया गया था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम बनाए पूछेगा तो 1897 में, और इन नियमों को सबसे पहले लागू कब किया गया तो आप बताएंगे 1906 में, ठीक है। पटवारी के पदों की जो सृजन था वो किसने किया था, सभी जानते हैं विलियम ट्रेल ने किया था। 1819 में 9 पटवारियों की नियुक्ति करी थी विलियम ट्रेल ने। तो पटवारी के पद किसने बनवाए, ट्रेल ने बनाए। लेकिन अगर पूछेगा प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति किसने शुरू करी तो वो बेटन के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने करी थी। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना चंद्रलाल शाह ठुलगरिया के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। अगला प्रश्न है दूधातोली श्रृंखला का फैलाव निम्न में से किस जनपद में नहीं है। दूधातोली श्रृंखला हमने बात करी कि यहां आपके, इसको हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, ठीक है। दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, और ये आपके किन किन जनपदों में फैला है तो इसका कुछ हिस्सा आपके पौड़ी में है, कुछ चमोली में है, कुछ अल्मोड़ा में है, टिहरी में ये नहीं फैला है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। दूधातोली से आपके 2-3 प्रश्न और बनते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। पहला, इसे हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। दूसरा प्रश्न, यहां से आपकी 5 नदियां निकलती हैं। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां हैं, पहली है आपकी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। इसके अलावा आटागाड़, ये भी यहीं से निकलती है। वूनो नदी, ये नदी भी यहीं से निकलती है। और इसके इन तीनों के अलावा जो दोनों नयार नदियां हैं, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये 5 नदियां आपके दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। एक और प्रश्न दूधातोली श्रृंखला से पूछा जाता है, दूधातोली लोक विकास संस्थान, इसके बारे में, इसकी स्थापना किसने करी थी। तो दूधातोली के ही नाम पर है दूधातोली लोक विकास संस्थान। इसकी स्थापना सच्चिदानंद भारती के द्वारा की गई थी, ठीक है। सच्चिदानंद भारती, जिन्होंने पानी राखो आंदोलन चलाया था, ठीक है, पौड़ी के अंदर। तो सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान कब बनाया, 1982 में, ठीक है। और इन्होंने पानी राखो आंदोलन कब चलाया, पौड़ी के उफरेखाल गांव में 1989 में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। कई बार सीधा आपको संस्था के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन है, सच्चिदानंद भारती, 1982 में। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है
शुद्धमन आभूषण किस अंग में पहना जाता है? देखिए शुद्धमन आभूषण, शुद्धमन जिससे अन्य नाम जिसका है कंडवा, ठीक है, इसे हम कंडवा के नाम से भी जानते हैं और इस आभूषण को पैरों में पहना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है, आपको याद रखना है। आभूषणों को लेकर लगातार क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने 72वां भाग यहाँ पर देखा और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद डिटेल हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए इनको हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और साथ में जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट को देखा उनको आपने नोट जरूर किया होगा। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन नंबर्स देखते हैं तो 20 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट को काउंट करते हुए चलें तो 45 प्लस क्वेश्चन आंसर आज हमने यहां पर देखे हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिन में एक लिंक वीडियो का ये चैनल का जरूर डालें और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।